लास्ट क्लास में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पूरा मैं फ्लिप फ्लॉप कवर करवा चुकी हूँ, ट्रिगरिंग कवर करवा चुकी हूँ, मास्टर स्लेव कवर करवा चुकी हूँ, उसके बाद स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल कवर करवा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने अप डाउन और मॉडुलस काउंटर कवर करवा दिया। ठीक है, तो इसमें से जो एक टॉपिक हर बार आता है मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप हर बार आया है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल में से अभी तक नहीं आया है, बट इस बार चांसेस है कि आ जाए। उसके बाद एक मॉड्यूलस ऑफ काउंटर में से हर बार टॉपिक आया है ना, तुमने भी देखा है PYQs में। तो ये 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज शिफ्ट रजिस्टर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर और उनके टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, उसके बाद मैं करवाऊंगी PLA और PAL, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये मेमोरी यूनिट, ये थ्योरी का टॉपिक है। मैं नोट्स भेज दूंगी। थ्योरी है बस सिंपल मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है उस टाइप से, जो पहले कभी कंप्यूटर क्लास में पढ़ा होगा, ये खुद से कर लेना। फिर लास्ट जो टॉपिक बच जाएगा तुम्हारा वो 2 टॉपिक, सीरियल एडर और सीक्वेंस डिटेक्टर। फिर तुम्हारी यूनिट 2 हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक है दैट इज शिफ्ट रजिस्टर। अब देखो कि बच्चे पूछते हैं कि मैम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि पेपर में एंड टर्म के में क्वेश्चन दिखा है मुझे शिफ्ट रजिस्टर का, मिड टर्म में इतना ज्यादा नहीं दिखा, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के चले जाओ कि हाँ ये तो एंड टर्म में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिड टर्म में भी आ सकता है और एंड टर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर होता है। क्या होता है रजिस्टर, क्या होता है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, फ्लिप फ्लॉप आया। फ्लिप फ्लॉप क्या है, मेमोरी को स्टोर करता है। तो ये कितने बिट को स्टोर करता है, अगर तुम एक फ्लिप फ्लॉप लोगे तो ये 1 बिट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर तुम्हें 2 बिट को स्टोर करवाना होगा तो तुम्हें बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। 3 बिट को करवाना होगा तो 3 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी सेल। ठीक है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डिजिटल डाटा। तो अगर हमें स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी हमें स्टोरिंग नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया 3 बिट स्टोर करवाना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। तो उसको हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। ठीक है, तो ये रजिस्टर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर हमें n बिट स्टोर करवानी है तो हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। तो अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की कितने टाइप्स के हमारे पास रजिस्टर होते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। एक होता है हमारे पास सीसो, एक होता है हमारे पास सीपो, एक होता है हमारे पास पीसो और एक होता है हमारे पास पीपो। ठीक है, सुनने में नाम अजीब लग रहा होगा, अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीसो का मतलब क्या है, सीरियल इन और सीरियल आउट। इसका मतलब क्या है, जैसे लाइन लगी हुई है, तुम अपनी फाइल चेक करवाने जा रहे हो तो एक एक करके वाइवा, मान लो तुम्हारा वाइवा है और एक्सटर्नल आया है और एक्सटर्नल ने तुम्हें बोला है कि भाई एक एक करके बच्चा अंदर आएगा, सारे के सारे बच्चे अंदर नहीं आएंगे और फिर एक एक करके बच्चा बाहर जाएगा। ठीक है, तो सीरियल इन मतलब एक एक करके बच्चा अंदर आया, उसने वाइवा दिया, वो बाहर गया, फिर दूसरा बच्चा अंदर आया, उसने वाइवा दिया, वो बाहर गया, फिर तीसरा बच्चा अंदर आया, वो उसने वाइवा दिया और वो बाहर गया। ठीक है, तो ये क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास SIPO। इसका मतलब क्या है, सीरियल इन और पैरेलल आउट। ठीक है, अब ये मान लो कि जैसे मूवी तुम देखने गए, उन्होंने क्या कहा थिएटर वालों ने कि एक एक करके बंदा अंदर जाएगा। पहले एक बंदा अंदर गया, सीरियल इन है ना, तो 1 बाय 1 पहले एक बंदा अंदर गया, फिर दूसरा बंदा गया, फिर तीसरा बंदा गया और जैसे ही मूवी खत्म हो गई तो सारे बंदे एक साथ बाहर आ गए। मतलब तुम 4 फ्रेंड्स थे, पहले चारों एक एक करके अंदर गए और फिर चारों फ्रेंड्स बाहर आ गए। नेक्स्ट है तुम्हारे पास PISO। PISO मतलब पैरेलल इन और सीरियल
आउट। तो अब तुम्हें इसमें नाम से पता लग जाएगा कि इसमें क्या होगा, पैरेलल इन, मतलब सारे चारों के चारों बंदे एक साथ अंदर जाएंगे, पैरेलल इन, बट बाहर एक एक करके आएंगे। अब लास्ट वाला तो तुम लोग खुद ही बता दोगे, PIPO बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा, PIPO, पैरेलल इन और पैरेलल आउट। पैरेलल इन और पैरेलल आउट का मतलब क्या है, अब ये भी बता दो कि कैसे होगा इसमें पैरेलल इन पैरेलल आउट में, बोलो कि चारों बंदे एक साथ गए और चारों बंदे एक साथ आ गए। ठीक है, क्लियर है। ये था तुम्हारे पास रजिस्टर। ये 4 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, बट एज सच कि तुम्हारे सिलेबस में क्या मेंशन है, पर्टिकुलर शिफ्ट रजिस्टर मेंशन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना शिफ्ट रजिस्टर। तो नॉर्मल रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा मतलब 1010 की फॉर्म में कोई भी डेटा है और इस डेटा को हम मूव करवाना चाहते हैं विद इन द रजिस्टर, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाए, फिर दूसरे फ्लिप फ्लॉप से तीसरे फ्लिप फ्लॉप में जाए, फिर बाहर आए, ऐसे मतलब अंदर के अंदर, जैसे पहले 0 अंदर गया, ठीक है, फिर उसके बाद पहली क्लॉक साइकिल में 0 अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर उससे नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में 0 जो अंदर गया था वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में पहुंच गया, फिर यहाँ पे कौन जाएगा, 1 जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट साइकिल में जो 0 था ये यहाँ आ गया, यहाँ पे 1 था यहाँ आ गया और ये वाला 0 अंदर जाएगा, एक एक करके। जैसे मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 0 1 0, ये 0 गया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर खाली, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1 जाएगा फर्स्ट ईयर में, जो 0 था वो उसकी कोई बैक नहीं आई होगी तो वो सेकंड ईयर में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, जो 0 सेकंड ईयर में आया था वो थर्ड ईयर में आ जाएगा और ये वाला बच्चा नया एंटर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसा कुछ होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्सेस, तो उसको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। तो रजिस्टर के डिफाइन लिख लो, द रजिस्टर, इसकी डिफाइन वैसे मैं प्रॉपर बाद में लिखवा दूंगी, मतलब अब अभी समझ लो कि जिस तरह जब भी डेटा इस तरह से मूव होता है along with the application of clock pulse, that type of register is known as shift register। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? पहले ये बताओ, डेफिनेशन मैं प्रॉपर बाद में लिखवा दूंगी, इसकी क्या डेफिनेशन है वैसे लिख लो, चाहे अगर लिखना है तो द बाइनरी डेटा इन अ रजिस्टर can be moved within the register from one flip-flop to other or outside with the application of clock pulses. Those registers which allows such data transfer is known as shift register। इसकी proper मैं definition notes में भेज दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीसो के बारे में। सीसो को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है तुम्हारे पास शिफ्ट राइट मोड और एक है तुम्हारे पास शिफ्ट लेफ्ट मोड। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि अगर शिफ्ट राइट मोड है तो वो कहाँ पे शिफ्टिंग होएगी, डेटा की राइट साइड पे शिफ्ट होएगी, और अगर लेफ्ट मोड है तो लेफ्ट साइड पे तुम्हारी शिफ्टिंग होएगी, ठीक है। सो राइट साइड इस तरह से और लेफ्ट साइड इस तरह से। तो मैं तुम्हें एक लेफ्ट मोड ना बता के राइट मोड बता रही हूँ, वो एक स्टैंडर्ड है लेफ्ट मोड, फिर उसके बाद तुम खुद से बना सकते हो। तो शिफ्ट राइट मोड, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये कौन सा टाइप है, सीसो, राइट। तो अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कंसिडर 4 बिट डाटा। क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आईपी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कंसिडर 4 बिट डेटा, 4 बिट का डेटा है। मान लेते हैं हमारे पास डेटा है 1111,
ठीक है, ये डेटा तुम्हें एंटर करवाना है और ये डेटा तुम्हें किसके थ्रू एंटर करवाना है, ये डेटा तुम्हें सीसो के थ्रू एंटर करवाना है। गॉट इट। अब देखो कैसे करवाओगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कितने बिट का डेटा है। ये कितने बिट का डेटा है, 4 बिट का डेटा है। और 4 बिट में हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। अब एक चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है कि जब भी काउंटर आएगा, ठीक है, तो या तो तुम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। बट जब भी तुम्हारे पास रजिस्टर आएगा, या तो तुम एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे या फिर डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं, काउंटर में जेके यूज करते हैं और रजिस्टर में हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ऐसा क्यों? डी फ्लिप फ्लॉप की तुम्हें पता है कि एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि जितना जो हम इनपुट देते हैं, अगर मैंने 0 दिया है तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैंने 1 दिया है तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना, इंटरचेंज मत कर देना कि रजिस्टर में तुम जेके यूज कर रहे हो और काउंटर में तुम उल्टा कर रहे हो। ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर कुछ भी मेंशन है, मेंशन उल्टा वाला तो होगा ही नहीं पहली बात। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो रजिस्टर में तुम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे और काउंटर में तुम जेके फ्लिप फ्लॉप ही यूज करोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 बिट का डेटा है, तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। और ये बताओ कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, डी डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, डेटा राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जैसे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करा है हमने, तो ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 ऐसे लिखते हैं इसे, FF फ्लिप फ्लॉप 0। ये कितना हो जाएगा, FF1। ये कितना हो जाएगा, FF2। और ये कितना हो जाएगा, FF3। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है डेटा में हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D3। आउटपुट क्या आएगी, Q3। ये कितना हो जाएगा, D2। आउटपुट क्या आएगी, Q2। ये हो जाएगा D1। आउटपुट क्या आ जाएगी, Q1। ये हो जाएगा D0। आउटपुट क्या हो जाएगी, Q0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद हमें क्या देनी होती है फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक। तो इसमें जनरली पॉजिटिव एज भी दे सकते हो, नेगेटिव एज भी दे सकते हो। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं होती ना, तो तुमने देखा होगा कि हम जनरली कौन सी क्लॉक यूज करते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक यूज करते हैं। और ये इसमें सेम क्लॉक जाएगी, हर एक फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स क्या है, सेम है। ऑन होंगे तो सारे ही ऑन होंगे और ऑफ होंगे तो सारे ही ऑफ होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक तो मैंने नॉर्मल 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए। अब उसके बाद हमारा काम आ जाएगा रजिस्टर वाला, दैट इज शिफ्ट राइट मोड। अगर मुझे राइट मोड पे शिफ्ट करवाना है तो मुझे कनेक्शन करने पड़ेंगे। Q3 तुम्हारा D2 से कनेक्ट हो जाएगा, Q2 तुम्हारा D1 से कनेक्ट हो जाएगा, Q1 तुम्हारा D0 से कनेक्ट हो जाएगा और Q0 के थ्रू तुम्हारी आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिखना है D in कि यहाँ से हम डेटा एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सीरियल आउट। यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ, पहले ध्यान से देखो। अब देखो मैं एक एक करके डेटा एंटर करवाऊंगी। हमें कौन सा डेटा एंटर करवाना है, दैट इज 1 1 1 1। ठीक है, अब समझने के लिए ऐसे समझो कि ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेकंड ईयर है। ये तुम्हारा क्या है, थर्ड ईयर है। और ये क्या है, फोर्थ ईयर है। बाद में तुम्हारे बाहर निकले और प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब डेटा तुम्हें कहाँ से एंटर करवाना है, ये देखो तुम्हारा 1 1 1 है। तो ये जो बिट होती है, ये कौन सी बिट होती है, तुम्हें ये भी पता है, MSB होती है। और ये वाली जो बिट होती है, ये कौन सी बिट होती है, LSB होती है। राइट, ये भी पता है। तो सबसे पहले कौन जाएगा अंदर, LSB जाएगा अंदर। ठीक है, LSB ये गया कॉलेज में गया, ये पूरा कॉलेज का सिस्टम है, ऐसे समझ लो कि कॉलेज में ये गया 1। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर 1 की वैल्यू, D3 की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगी,
डेटा में तो हम वही देते हैं, जो इनपुट होता है वही हमारे पास आउटपुट आता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी या नहीं आएगी, 1 आ गई, ठीक है। ये 1 यहाँ पे 1 दी और यहाँ पे 1 आ गई। D2 में अभी हमने कुछ दी नहीं दी, ये 0 है तो ये भी क्या आएगा 0। यहाँ पे कुछ दी नहीं, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ये 0 है तो ये भी 0। तो मतलब अगर फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है तो फर्स्ट ईयर का ही होगा, सेकेंड ईयर खाली रहेगा ऑब्वियसली, थर्ड ईयर भी खाली रहेगा और फोर्थ ईयर भी क्या रहेगा, खाली ही रहेगा। तो इसकी मैं साथ के साथ टेबल बना देती हूँ, ट्रुथ टेबल, फिर तुम्हें बाद में होच नहीं होएगा समझने में। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या दे रहे हैं, हम क्लॉक दे रहे हैं, उसके बाद डी इन, ठीक है। डी इन ही तुम्हारी Q3 है, राइट। जो तुम डी इन मतलब डेटा दोगे, या D3 तुम्हारी Q3 है। देन Q3 इज इक्वल्स टू D2, ऐसे रुको ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आउटपुट ले लेते हैं Q की टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा Q3, Q2, Q1, Q0, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक साइकिल मतलब बिफोर द क्लॉक, इनिशियली क्या होगा, कॉलेज खाली होगा। जब कोई किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ तो फाइनल ईयर भी खाली, Q3 भी खाली होगा। Q3 मतलब हमारी लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर भी खाली होगा, सेकेंड ईयर भी खाली होगा, थर्ड ईयर भी खाली होगा, फोर्थ ईयर भी खाली होगा। फिर हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, तो तुमने देखा जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आ रहा है तो Q3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। सेकेंड ईयर खाली, थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉक साइकिल देंगे, तो सेकेंड क्लॉक साइकिल में मतलब अगला साल आ गया, ठीक है, मतलब अगला साल आ गया। तो अगले साल में ये जो बच्चा यहाँ पे था वो कहाँ जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो, बैक नहीं आई तो जाएगा ना। तो इसका मतलब D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला बच्चा दूसरे वाला बच्चा एंटर करेगा। तो अब D3 की वैल्यू क्या है, 1 है। थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली। अब यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा फर्स्ट ईयर में था ये कहाँ आ गया तुम्हारे पास, सेकेंड ईयर में आ गया ना। थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली, और यहाँ पे एक और बच्चे ने एंटर करा। कौन से बच्चे ने, इसने। फिर इसी तरह सो ऑन होएगा, ये जो सेकेंड ईयर में था ये आगे आ जाएगा, थर्ड ईयर में आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट ईयर में था वो सेकेंड ईयर में आ जाएगा। अब ये वाला बच्चा एंटर करेगा, फोर्थ ईयर खाली। फिर फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे, मतलब एक आगे शिफ्ट होएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास सीरियल इन। पहले एक में आया, फिर दूसरे में आया, फिर तीसरे में आया, फिर एक एक करके बच्चा अंदर जा रहा है। तो इसे बोलते हैं सीरियल इन, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम्हें इसे बाहर निकालना है तो फिफ्थ क्लॉक साइकिल में क्या दिखाओगे कि ये बच्चा बाहर निकल गया, तो ये बच्चा यहाँ पे आ गया, ये वाला बच्चा यहाँ पे आ गया, ये वाला बच्चा यहाँ पे आ गया। फर्स्ट ईयर क्या हो गया, खाली, ठीक है। फिर सिक्स क्लॉक साइकिल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खाली, ये दोनों आ गए। फिर सेवंथ क्लॉक साइकिल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर खाली, ये बच्चा यहाँ पे आ गया। एट्थ ईयर में फिर से चारों ईयर खाली हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो एंट्री हुई सीरियल इन, यहाँ तक एग्जिट हुई सीरियल आउट। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब इसको तुम शो कैसे करोगे, डायग्राम में तुम्हें यही डायग्राम बनाना है। इसके बाद तुम्हें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल के बाद वेव फॉर्म बताऊंगी, वेव फॉर्म समझाऊंगी, फिर वो बनानी है। अब इसके बाद बनेगी इसकी वेव फॉर्म। ये मैंने राइट मोड का बनाया है, इसे शिफ्ट लेफ्ट मोड में मैं बता देती हूँ। उल्टा जाएगा, उल्टा मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। शिफ्ट लेफ्ट मोड का तुम्हारा होमवर्क है, ओके। तो इसमें भी 4 फ्लिप फ्लॉप, मिनिमम तुम्हें 4 तो शो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप 0 1 2 3। अब तुम्हें कहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो अब फिर डेटा कहाँ से एंटर करवाओगे, यहाँ देखो, ऐसे राइट साइड में करवाना था तो डेटा यहाँ से एंटर करवाया था, लेफ्ट साइड से करवाना है तो यहाँ से एंटर करवाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी इन, ठीक है। फिर इस तरह से एरो जाएगा। सेम प्रोसीजर है, बस उल्टी शिफ्टिंग हो रही है।
चलो अब एनीवेज इसके बाद आ जाता है इसकी वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म बोलो या टाइमिंग डायग्राम बोलो, एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने वेव फॉर्म बोला था और पेपर में कुछ टाइमिंग डायग्राम करके आ गया। दोनों का ही मतलब, हमारी लैंग्वेज में वेव फॉर्म है, इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास 4 बिट है, तो अब तो इतना तो पता लग गया कि 4 बिट है, तो बताओ कितनी क्लॉक पल्स बनेंगी? बोलो, काउंटर्स में पढ़ा था ना, 4 बिट होती है तो 4 क्लॉक पल्स बनेगी। नहीं, उसमें वो था कि अगर 2 बिट था तो 2 रेज़्ड पावर 2 4 क्लॉक पल्स बनेगी, 3 बिट है तो 2 रेज़्ड पावर 3 8 क्लॉक पल्स बनेगी। बट इसमें 4 बिट है तो 4 ही क्लॉक पल्स बनेगी। ये ध्यान रखना चीज कि काउंटर में वो चीज अलग थी और रजिस्टर में ये चीज अलग है। ठीक है, तो ये हो गई क्लॉक पल्स 1, ये हो गई क्लॉक पल्स 2, ये हो गई क्लॉक पल्स 3, ये हो गई क्लॉक पल्स 4। सेम विड्थ की बनेगी। यहाँ पे स्पेस की वजह से मेरे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, बट ये मत सोचना कि मैम ने सेकंड ज्यादा बना दिया, थर्ड छोटी बना दी, सेम बनेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव एज दिया तो मैं नेगेटिव एज के अकॉर्डिंग मार्क करूंगी। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव एज देते तो पॉजिटिव एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क होता। ठीक है, अब तुम्हें पता है नेगेटिव एज है तो उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये क्या है, क्लॉक है तो क्लॉक लिख दो। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, सबसे पहले क्या देंगे, डी इन इनपुट। स्टार्टिंग मैंने बताई थी, स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, 0 से, तो 0 से स्टार्ट होती है। बट हमारी जो फर्स्ट इनपुट है वो क्या है, 1 1 1 1, सारी 1 1 है। तो हम एक बार थोड़ा सा 0 दिखाओगे कि स्टार्टिंग हम तुम्हारी इनपुट 0 से है, क्योंकि इनिशियली वो क्या थी, 0, इसलिए। बट उसके बाद जैसे ही ये चीज आएगी तो तुम क्या शो कर दोगे कि आउटपुट क्या आ रही है, 1 फर्स्ट क्लॉक साइकिल में भी, इसमें भी फर्स्ट क्लॉक साइकिल में भी, थर्ड सेकंड क्लॉक साइकिल में भी, थर्ड क्लॉक साइकिल में भी, और फोर्थ। ये क्या है, तुम्हारी इनपुट। जैसे मैंने डेटा लिया था 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर तुम डेटा चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी टाइमिंग डायग्राम भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या शो, अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, Q3 में। अब देखो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, फर्स्ट क्लॉक साइकिल क्या है, ये वेव ट्रुथ टेबल से तुम्हें वेव फॉर्म बनानी है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में बताओ क्या है, Q3 की वैल्यू क्या है। तो तुमने क्या देखा, तुम्हें नीचे वाली वेव फॉर्म का नहीं बनाना कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, सेकंड क्लॉक साइकिल में, थर्ड क्लॉक साइकिल में, फोर्थ क्लॉक साइकिल में, सब में Q की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू क्या है, 1 है। राइट, इनिशियली जो तुम्हारी ये है इनिशियल वाली स्टेज पे सबसे पहले क्या है, 0 है। ये देखा ना, सबसे पहले क्या है, 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है। तो Q3 में ऐसे शो करना है, सबसे पहले क्या है, 0 है, और उसके बाद क्या है, 1 1 1 1। तो इनिशियली क्या है, 0 है। राइट, फिर उसके बाद 1 1 1 सो ऑन। अब इसी तरह आ जाओ Q4 पे कह रही हूँ, Q3 के बाद Q2 पे आ जाओ। Q2 पे सबसे पहले क्या है, 0 0, उसके बाद क्या है, 1 1। तो 0, फिर उसके बाद फिर से 0, सेकंड है, ये थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ। क्या है ये, 0, फिर भी क्या है, 0, और उसके बाद 1 1 1 1, मतलब सो ऑन। तो 0 0 1 1 1। उसके बाद Q1 बनानी है। Q1 के केस में 3 बार 0 है, 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद सो ऑन 1। फिर Q0 बनाना है, उस केस में 4 बार 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद तुम्हें शो करना है ऐसे 1। तो ये बन गई इसकी टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, तो Q3 Q2 Q1 Q0 यहाँ पे लिख भी दो, 0 0 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 1, फिर उसके बाद 0 0 1 1। या ये ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम टाइमिंग डायग्राम
ये बना के आ जाना। इसमें बताओ कोई डाउट? अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है तुम्हारे पास सीपो नहीं, सीरियल इन पैरेलल आउट, राइट। तो इसमें तुम्हें क्या बताया है कि सीरियल इन मतलब एक एक करके डेटा अंदर जाएगा और एक साथ डेटा बाहर आएगा, राइट। तो इसका भी डायग्राम तो ऑलमोस्ट सेम बनेगा। चार बिट लेंगे हम, 4 से कम शो नहीं करना। ये है फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, राइट। डेटा एंटर करवाया, डी इन, ये F0 है तो आउटपुट क्या होगी? Q0, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? D0, ये कितना हो जाएगा? D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3, राइट। अब इसमें भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक देंगे, पॉजिटिव भी दे सकते हो, बट जनरली तुम किसी बुक में देखोगे तो नेगेटिव ही ज्यादा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा एंटर करवाया और यहाँ पे तुम्हारे पास Q3 पे डेटा, बस। हाँ, इसमें देखो सीरियल इन पैरेलल आउट, तो अब सीरियल इन एक एक करके डेटा अंदर जाएगा। मतलब यहाँ से तुमने सपोज भेजा 1 0 1 0, तो सबसे पहले कौन जाएगा? 0 गया, आउटपुट में 0 आया, फिर ये खाली, फिर सेम वैसे ही तरीके से 1 गया, 1 1 करके आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, 0 गया, फिर वो आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, 1 गया, फिर वो आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि तुमने डेटा तो एंटर करवा लिया, बट डेटा अब सारा बाहर एक साथ आ रहा है। तो उसके लिए तुम्हें क्या स्टेप करना पड़ेगा? अलग से यहाँ पे लिखना पड़ेगा Q0 ऐसे शो करके, Q1, ये Q2 और ये Q3। इसका मतलब क्या है कि डेटा तुम्हारे पास एक साथ बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे पैरेलल आउटपुट। डायग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हमने क्या करा था ऐसे एक एक करके कि यहाँ पे आउटपुट आ रही है लास्ट में, इसमें सारी आउटपुट एक साथ आ रही है लास्ट मतलब बाद में, Q0, Q1, Q2, Q3। तो ये एक एक्स्ट्रा अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो टाइमिंग डायग्राम में तुम्हें सिर्फ 4 क्लॉक साइकिल तक बनानी है, क्योंकि डेटा क्या हो रहा है एक एक करके अंदर जा रहा है बट बाहर एक साथ आ रहा है। तो तुम्हें उसके बाद 5th 6th 7th 8th क्लॉक साइकिल नहीं बनानी सीपो के केस में। गॉट इट? टाइमिंग डायग्राम तो मैंने वही करवाया था सीपो के मतलब इसी के ही अकॉर्डिंग। तो दोनों केसेस में टाइमिंग डायग्राम भले ही तुम सेम बना लो, ट्रुथ टेबल में डिफरेंस है और थोड़ा सा यहाँ पे माइनर डायग्राम में डिफरेंस है, राइट। पीसो में मतलब जो भी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी का तुम्हें डायग्राम तो जरूर बना के आना है। ये पीसो का डायग्राम मैं बना रही हूँ। ये कितना हो जाएगा? D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3, राइट। अब इसमें नेगेटिव एज क्लॉक है, क्लॉक सबकी सेम रहेगी, नेगेटिव एज क्लॉक सबको कनेक्ट कर दो। यहाँ तक तो देखो डायग्राम नॉर्मल है जैसे अभी तक तुम सबका डायग्राम बनाते आए हो, राइट। कि ये क्या है हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप लिया है और इसमें पीसो है तो पैरेलल इन, सारे बंदे एक साथ जाएंगे और एक एक करके बंदा बाहर आएगा। तो यहाँ पे कहाँ से बाहर आएगा? Q3 से ही बाहर आएगा क्योंकि यही आउटपुट है। तो सीरियल डेटा आउटपुट की यहाँ से बंदा बाहर आ गया। अब देखो इसमें हमें एंट्री कैसे करवानी है। एंट्री करवाने का थोड़ा सा टेढ़ा तरीका है, वो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें ऐसे थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा काइंड ऑफ, उसके ऐसे नहीं समझ में आएगा। 2 लाइन बनाई, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट कर दी बट नॉट की फॉर्म में कि या तो ये लाइन काम करेगी या फिर ये लाइन काम करेगी, और इसको हम बोलते हैं शिफ्ट या फिर लोड, ठीक है। 2 लाइन बनाओगे और कनेक्ट कर दोगे नॉट से कि एक टाइम पे एक ही लाइन काम करेगी। अब देखो 0 होगा तो 0 पे कौन सी लाइन काम करेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया ऊपर वाली लाइन। और अगर हम यहाँ पे इनपुट 1 देंगे तो ऊपर वाली काम करेगी नीचे वाली?
ये 0 हो गया और यहाँ से ये 1 कनेक्ट हो गया, तो नीचे वाली लाइन कनेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमें 4 इनपुट्स देनी है, राइट। तो 1 2 3 4, तो 4 इनपुट कौन कौन सी है, बाइनरी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते, तो इसलिए हमने B0 B1 B2 B3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ठीक है कि 4 इनपुट पैरेलल में जाएगी। पीसो का केस है तो ऊपर 4 इनपुट हमने शो कर दी। अब ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, ये ऐसे 2 एंड गेट कंबाइन होके उसके बाद दोनों का एंड गेट का आउटपुट आके ये तुम्हारा इसमें जाएगा। मतलब काइंड ऑफ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम बनाया मैंने, 2 एंड गेट है। ठीक है, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा कि ऐसे ही है, 2 एंड गेट है और इनका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हमने कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमें एक ही लेना है। अगर इसका आउटपुट 1 आया तो इसका 0 आएगा, तो आउटपुट ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो दोनों के आउटपुट को हमने और गेट से कनेक्ट कर दिया और ये तुम्हारा जा रहा है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। ओके, तो देखो जैसे मैंने 2 एंड गेट लिए और गेट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हर केस में करना है, 2 एंड गेट लिए, स्माइली सी बन रही है ये, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर दिया। फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 एंड गेट लिए, स्माइली बनाई और ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितने एंड गेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 एंड गेट को नीचे वाली लाइन से कनेक्ट कर दो। इसी के साथ 1 के साथ क्या है, 3 है, 3 को भी नीचे वाली लाइन के साथ कनेक्ट कर दो। फिर क्या है, 5 है, 5 को भी नीचे वाली लाइन से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये क्लियर। फिर सेकंड वाले को हम रेड वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। फिर से सेकंड के साथ कौन है, 4th है, इसको भी रेड वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या है, 6th है, इसको भी हम रेड वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बनाओ पहले, क्योंकि फिर और ज्यादा तुम्हारे लिए हौच पौच हो जाएगा। चलो अब आगे देखो। अब हमें इनपुट्स कनेक्ट करनी है। ठीक है, पहले B नोट कहाँ पे जाएगी, D नोट के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो B1 है वो हम डायरेक्ट D1 से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल आउटपुट जा रहा है तुम्हारा D1 से। तो B1 को हम इनडायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करेंगे, सेकेंड गेट के इनपुट पे। इसी तरह B2 को हम डायरेक्टली कहाँ, इनडायरेक्टली कहाँ, मतलब डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करेंगे, बताओ। अगर B1 को सेकेंड गेट के इनपुट से कनेक्ट करिए है तो B2 को भी कहाँ से करेंगे, 4th गेट की इनपुट से। इसी तरह B3 को भी कहाँ पे करेंगे, 6th गेट की इनपुट से। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो क्या चीज रह गई, Q नोट तुम्हारा किसी से भी कनेक्ट नहीं है, Q1 भी किसी से कनेक्ट नहीं है, Q2 भी किसी से कनेक्ट नहीं है, नहीं है ना। तो Q नोट कहाँ पे कनेक्ट होगा, फर्स्ट गेट के इनपुट पे। Q1 कहाँ पे कनेक्ट होगा, 3rd गेट के इनपुट पे। Q2 कहाँ पे कनेक्ट होगा, 5th गेट के इनपुट पे। एंड डायग्राम ओवर। बनाओ यहाँ तक अपनी कॉपी में। अब उसके बाद देखो ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखना ये काम कैसे करेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, 2 मोड है। ठीक है, एक तो है तुम्हारे पास लोड का मोड, मतलब जब लोड एक्टिव होगा। एक है तुम्हारे पास शिफ्ट मोड, मतलब जब शिफ्ट एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो इस तरह से लिखा था, शिफ्ट लोड और ऊपर बार है। तो मैं यहाँ पे भी अलग से लिख देती हूँ कि एक ऐसे है, शिफ्ट और लोड और ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या है वो देखो, जब ये शिफ्ट लोड लाइन लो है, ठीक है, जब लाइन लो है तो लो का मतलब क्या होता है, 0। यहाँ पे आ जाते हैं, हम डायग्राम पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे ये लोड के ऊपर बार शो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना। यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ये शिफ्ट और स्लैश लोड, इसका मतलब क्या है, या तो शिफ्ट मोड में रहेगा या फिर लोड मोड में रहेगा।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं हम कि ये क्या है, इनपुट इसकी 0 है। ओके, अब अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो मतलब रेड वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी, और अगर रेड वाली लाइन एक्टिव होगी तो ये गेट एक्टिव होगा, मतलब 2 गेट एक्टिव होगा, ये गेट एक्टिव होगा, 4 गेट एक्टिव होगा और 6 गेट एक्टिव होगा। तो ये चीज़ यहीं पे लिखनी है कि अगर लो मोड है, लो मोड मतलब 0 है, तो उस केस में कौन कौन से एंड गेट एक्टिव होंगे। एक 2 एक्टिव होगा, 4 एक्टिव होगा एंड 6 बिकम एक्टिव। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव हो गए। ठीक है, अब इसके एक्टिव होने से क्या होगा, देखो ये जो वैल्यूज हैं, जैसे B1 की वैल्यू है, अगर 2 गेट एक्टिव होगा तो ये एक्टिव होगा, 4 गेट एक्टिव होगा तो ये होगा, 6 गेट एक्टिव होगा तो ये होगा। तो ये किसको पास कर देंगे, ये वैल्यूज को पास कर देंगे। 2 गेट से क्या कनेक्ट है, B1 कनेक्ट है, तो ये B1 की इनपुट को आगे पास कर देगा। अगर 4 गेट एक्टिव है तो कौन सी इनपुट कनेक्ट है, B2 कनेक्ट है, तो ये B2 को आगे पास कर देगा। अगर 6 एक्टिव है तो कौन सी इनपुट कनेक्ट है, B3 कनेक्ट है, तो ये B3 को आगे पास कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ से 0 और B1 में ऐड होंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, B1। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तुम्हारे पास कौन सी इनपुट चली गई, B1। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है तो 0, यहाँ पे कौन सी इनपुट चली गई, B2। ये एक्टिव नहीं है तो ये 0 और B3 में से कौन सी इनपुट चली गई, B3 इनपुट चली गई। एंट्री हो गई, पैरेलल इनपुट एंटर हो गए। लो एज होने पे B0, B1, B0 तो स्टार्टिंग से आ रही है, जैसे यहाँ से आ रही है इनपुट B0, B1, B2, B3 लोड हो गए और पैरेलल लोडिंग हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B0, B1, B2 और B3 गेट लोडेड, तो पैरेलल लोडिंग हो गई। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अब ये हो गया तुम्हारा केस फर्स्ट। सेकंड केस है शिफ्ट मोड जब एक्टिव होगा, तो शिफ्ट मोड के केस में क्या होगा, हाई होगा। हाई मतलब क्या है, 1 है, तो 1 है तो उल्टा केस हो जाएगा, मतलब 2, 4, 6 क्या हो जाएंगे, इन एक्टिव, है ना। वापस आ जाओ इधर पे। अब क्या कह रहे हैं, ये 0 की जगह हमने क्या दिया, 1 दिया, तो 1 से ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब रेड वाली लाइन एक्टिव ना होके तुम्हारी अब नीचे वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी। नीचे वाली लाइन एक्टिव होगी तो येलो गेट मतलब 1 गेट एक्टिव होगा, 3 गेट एक्टिव होगा और 5 गेट एक्टिव हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्टिव होगा 1, 3, 5, तो 1 एक्टिव होगा तो यहाँ पे जाएगा, 3 एक्टिव होगा तो यहाँ पे जाएगा, 5 एक्टिव होगा तो यहाँ पे होगा। तो अब तुम्हारा डेटा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। डेटा तुम्हारा लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल तुमने एंट्री करवा दी, अब डेटा को क्या करवाना है, शिफ्ट भी करवाना है। अब देखो शिफ्टिंग कैसे हो गई, यहाँ से डेटा गया, ठीक है, ये वाला एक्टिव हुआ, ये देखो यहाँ से तुम्हारे पास क्यू नोट से जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ गई, 1 में गई। 1 से कहाँ आएगी, अब इस केस में ये तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे अगर 1 है तो ये 1 यहाँ से जाएगा और 1 मतलब 1 गेट में जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो यहाँ पे गई और ये एक्टिव नहीं है तो ग्रीन वाला 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे तो तुम देख सकते हो कि Q1 इससे क्या हो रहा है, येलो वाले एक्टिव होने से क्या हो रहा है, Q1 का जो भी डेटा था वो तुम्हारा D2 में जा रहा है। सिमिलरली देखो Q2 का जो भी डेटा आएगा ये एक्टिव होगा, यहाँ से गया और वो D3 में गया। तो येलो वाले केस से तुम्हारी क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट। और जब भी ये ग्रीन वाला एक्टिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, तुम्हारा डेटा अंदर आ रहा है। तो एक क्लॉक पल्स में तुम्हारा डेटा अंदर आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा डेटा शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, डेटा अंदर आएगा, फिर डेटा शिफ्ट होगा, फिर डेटा अंदर आएगा और फिर डेटा शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट मोड में तुम्हारा 1, 3, 5 क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इसलिए क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। जैसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, बिना क्लॉक पल्स के नहीं, ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में फिर से वही होगा, एंटर होगा शिफ्ट होगा, एंटर होगा शिफ्ट होगा। लास्ट है तुम्हारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये खुद से ट्राई करना, बहुत सबसे इजी ये डायग्राम है, ठीक है, बिल्कुल सीसो की तरह ही इसका डायग्राम बनेगा। जो मैंने नोट्स दिए थे वहां से देखना, डायग्राम समझना। रीजन मैं ये इसलिए नहीं करवा रही कि इस बहाने तुम खोलोगे कुछ बुक वगैरह या नोट्स जो भी है कुछ खोलना, उसमें शिफ्ट रजिस्टर के नाम से एक पर्टिकुलर फाइल है वो खोलना, उसमें तुम्हारे चारों टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और उसका डायग्राम बना के भेजना है मुझे। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, एक क्या है, सीसो का तुम्हें कौन सा मोड बनाना है, लेफ्ट वाला मोड बनाना है, और एक पीपो वाला डायग्राम बनाना है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो उससे नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर, ठीक है, ये तभी समझ में आएंगे जब पहले वाला टॉपिक समझ में आएगा। गॉट इट?